ठीक, 2 अंक के, ठीक है। देखो उन क्वेश्चनों को पहले आप लगा के रख लो, फाइनल कर लो, जो बोर्ड एग्जाम में कुल मिला के 2-2 नंबर में आने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको पास होने के लिए चाहिए कि नहीं हमको पास होना है, पास होने के लिए दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, है ना, उनको वो सबसे पहले एक काम करिए कि उन चैप्टरों को टारगेट करिए जहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो उनसे कम से कम क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव से आप उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो इससे में आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे पास, अगर हम बात करें 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो पूछता है, अगर हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, चैप्टर 4 से पहले चैप्टर 3, चूँकि चैप्टर 3 में पता है आप लोग में से अधिकतम लोग गलतियाँ कर जाते हो, ठीक। पहला सबसे पहली चीज़ की समीकरण जब देते हैं ना और पहचान करवाता है ना, तो आप लोग पहचान ही नहीं कर पाते हो, ठीक। गलत लिख देते हो, पता है, बराबर की इधर ला के नहीं, पश्चात माइनस वगैरह भी नहीं लगाते हो। पहले कंडीशन याद होना चाहिए कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1 बटा B2, ठीक, बराबर नहीं होता, तो इस केस में क्या होता है, रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। मतलब अगर रेखा ये है ना तो ऐसे काट के निकलेगी, एक दूसरे क्या करेंगी, काटेंगी, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संगत असंगत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर का केस क्या है कि अगर A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 और तीसरा बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, इस केस को क्या कहते हैं, समांतर। कि रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, मतलब रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी, ठीक है। और तीसरा केस क्या है आपके पास, A1 बटा A2 बराबर है यदि B1 बटा B2 और ये भी बराबर है अगर C1 बटा C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, क्या होंगी, समपाती। यानी ये रेखा है ना, इसी के ऊपर एक रेखा वहां आ जाएगी, ये समपाती, ठीक। स्थितियां बिल्कुल कम होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद ये केस पूरा तो ठीक है, आप पढ़ भी रखे हैं, ठीक है। सवाल हल करने में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, मेन है सवाल, ठीक, जो कि आप बराबर की इधर नहीं ला पाते कभी, क्योंकि पेपर जो है ना प्रश्न बनाने वाला, देखो अगर हम बात करते हैं 3.1 के बारे में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आप कोई भी उठाइए, जैसे 2 को फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन यहीं से सेलेक्ट होंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया गया है, 5x माइनस कितना है, 5x माइनस 4y फिर प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, ए। फिर कितना है तुम्हारे पास, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इसको लिखने का काम कैसे करना है, ऐसे आप क्या लिखोगे, समीकरण किससे, 1 व 2 से। बहुत स्पष्ट लिखा करो, आराम से लिखा करो, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन वगैरह करके रखो। कभी कभी क्या होता है, बराबर के इधर लिख देता है, तो बराबर के आपको इधर लाते समय पता है माइनस, कुछ लोग तो सीधे लिख देते हैं, ठीक है, सीधे नहीं लिखना है, इधर लाने के पश्चात लिखना है, C1 C2 लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो A1 का मान कितना हुआ, यहाँ से 5, B1 का मान कितना हुआ, ऋण का 4 और C1 का मान कितना हुआ पास 8, ठीक, अक्षर से लिखना है स्पष्ट बिल्कुल। और A2 मान कितना है 7, B2 मान कितना है पास 6 और C2 मान कितना है ऋण का 9। अब लिख लो आप,
अब पहले बटे करो a1 बटा a2, ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 बटे 7, चाहे कॉमा कर दो और चाहे तिरछी लाइन करके स्लैश कर दो ऐसे, और b1 बटा b2 कितना हुआ, ऋण का 4 और बटे कितना हुआ 6, फिर c1 बटा c2, तो ये 8 और बटे कितना हो गया तुम्हारे पास ऋण का 9। अब थोड़ी सी काट पीट कर लो, ठीक है, कितना हुआ a1 बटा a2, ये तो कटेगा नहीं, तो 5 बटे कितना हुआ 7, फिर उसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ b1 बटा b2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कट गया ये 2 से, c1 बटा c2, ये कटेगा नहीं लेकिन ऋण चला जाएगा ऊपर, तो ऋण का कितना हुआ 8 बटा कितना हुआ 9, ठीक है। अब इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, यहाँ a1 बटा a2, ये वाला मान इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके, b1 बटे किसके b2 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएं क्या आता है, रेखाएं क्या करती हैं, आता है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट लिखना रहता है, ठीक, इसी का नंबर मिलता है आपको, इसके सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं, ये हो गया ना, तो ये बन जाएगा करते, समझ में आ गया ना, स्पष्ट लिखना है, स्पष्ट लिखने के बाद ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि सारी जानकारी आपको दे दी गई है, और इसी तरह से आप समांतर वगैरह जो भी होगा उसका भी निकाल सकते हो। अच्छा, संगत असंगत का अगर कभी बोलता है मान लीजिए, तो इसी को हम देखो सेम केस बनाते हैं, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, संगत असंगत पूछ रहा, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संगत, तो आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या है, युग्म क्या है, संगत, क्या है संगत, इसी को हम संगत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उन समीकरण की भोज समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे बननी चाहिए, अच्छे से आपको लिख के कंप्लीट रखना है, क्लियर हुआ हमने क्या कहा। उसके बाद तुम्हारे पास और कौन सा है, चैप्टर 3 में 2 नंबर के लायक क्वेश्चन ये बनता है, सामने जो एक है 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। क्या बोला गया है, कक्षा 10 में ये पता है 2 अंक के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपसे सीधे 2 चर राशि के रैखिक समीकरण को बनवाएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित और किसमें, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पहले लड़कियों का नाम लिया है ना, तो मान लेना, माना लड़कियों की संख्या क्या है, संख्या x तथा लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या y है, मान लिए। अब देखो पहला केस तो ये दिया है कि लड़कियां और लड़कों की संख्या मिला के टोटल 10 है, पहला समीकरण बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या धन कितना हुआ तो पास 4, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, ज्यादा। अगर लड़के 2 हैं तो दिमाग लगाओ, लड़कों की संख्या आप 2 रखो तो 4 हो तो कितना हो जाएगा 6, तो लड़कियां संख्या कितनी हो गई 6, तो 4 ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या x माने हो, लड़कों की संख्या y है, धन 4 है, तो इसको आप इधर ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 4, और ये बन गया क्या ये, और समीकरण को बन गया, तो आप लिखो क्या आता है समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़े में, एक x प्लस वाई बराबर कितना 10 और एक है x माइनस वाई बराबर कितना है 4, बढ़िया आंसर। सिर्फ समीकरण युग्म बना के छोड़ना है और कुछ नहीं करना, तो युग्म में 2 नंबर में सिर्फ इतना बोलेगा, ठीक।
तो आपको जाना है और इस पर हल करके और फाइनल करके रख लेना है, बस इतना ही है। इसके करीब तो पूछे करना आपसे, क्लियर हुआ। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछेगा ये, ठीक है। 3.1 का पहला सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2-2 नंबर वाले ही हैं, ठीक है ना। यही पूछेगा। उस दिन मैंने अभी पूरा टिक लगवा दिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको वहीं से जाना है और वहीं का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सवालों को ध्यान रखना है कि हमको कैसे करना है, ठीक। और ये सब नोट्स में पहले भी लगवा चुका हूँ, बताया भी था, तो आप थोड़ी सी एक बार देख लीजिएगा ताकि पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्लीन करें इसको। सेकेंड वाला तो इससे भी आसान है, क्योंकि पेंसिल और पेन की कीवर्ड पूछ रहा है। दूसरा क्या बोला है इसमें, पेंसिल और पेन, है ना। तो आप ऐसे माना पेंसिल की कीमत x रुपए तथा पेन की कीमत y रुपए। मान लिए अब इस केस में क्या हुआ, तुम्हारे पास खुद बताया गया, क्या बताया है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन यानी कलम है। तो ये 5 पेंसिल हो गए और 7 पेन हो गए, इनकी कीमत कितनी दी गई है, 50 रुपए। तो ये तुम्हारे पास बराबर 50, समीकरण एक बन गया। और दूसरा केस क्या है इसमें, 7 पेंसिल है, 7 क्या है, 7 पेंसिल 5 पेन, ये हुआ कितने रुपए है टोटल, ये बन गया दूसरा समीकरण। यही तो समीकरण में लास्ट में लेना क्या आता है, समीकरण युग्म, और समीकरण में कितना हुआ, 5x 7y 50 और 7x 5y 46, ये हो गया समीकरण युग्म बनकर रेडी हो गया। समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़े में बनाना है आपको समीकरण। ये 2 चर राशि का रैखिक समीकरण है, इसको आपको क्या करना है, जोड़े में बना के रख देना है, ठीक। बस तीसरे चैप्टर से इतना ही पूछेगा, ठीक ना। और नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, ठीक है। इसको क्लीन करता हूं मैं, है पता है कौन सा क्वेश्चन, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिखा, लिखा है ना। समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है, देखते जाइए। क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना है 14 और x माइनस वाई इक्वल कितना है, कितना है, तो आया था ना। समीकरण को क्या बोला है, समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख लो समीकरण क्या, 1 व 2 से, ठीक। तो दिमाग लगाइए, x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ 14 और ये हुआ x माइनस वाई इक्वल कितना हुआ 4 और ये हुआ कैंसिल, माइनस वाला प्लस वाला क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हुआ 2x और ये कितना हुआ तुम्हारे पास 18, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा 18/2, यानी x इक्वल कितना हुआ 9 आ गया। अब x का मान कहीं रख दो, x के मान को आप कहाँ रख रहे हो, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक। और जब आप 1 में रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, x कितना 9 और ये कितना हुआ y इक्वल कितना हुआ 14, यानी कितना हुआ y इक्वल कितना हुआ 14 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 9, ये y इक्वल कितना हुआ 5 और लास्ट में देखोगे आता है x बराबर कितना निकला है 9 और y बराबर कितना निकला है 5। अब वेट, अगर आपको डाउट है संशय कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो देखो दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए तुम्हारे पास 14। तो देखो 9 और 5 कितना हो गया 14, घटा के देख लो 9 में से बचाए कितना 5, यानी 9 ये है 5 घटा दो तो 4 आना चाहिए, मतलब दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, समझ गए। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर क्या है, सही है कि गलत है। क्लियर हो मैंने क्या कहा। अगर कभी डाउट हुआ करे ना तो समीकरण में ले जाके संतुष्ट कर लिया करो, तो आंसर कंफर्म हो जाए कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। अगर हमारा दोनों जोड़ने के पश्चात 14 14 नहीं आता है, घटाने में 4 नहीं आता ना, तो हमारा आंसर गलत था, ठीक। ये कंडीशन वहां से पता चल जाती है कि क्या कारनामा चल रहा है, ठीक है। इन्हीं सवालों को बार बार लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है तुमको, ठीक ना। इन्हीं सवालों को बार बार लगाओ, ठीक ना।
जहां से तुमको बता दिया गया ना बस उन्हीं को इतनी बार लगाओ कि उसके आंसर वगैरह सब कुछ कंफर्म रहे, स्टेप पता रहे कि हमको कैसे हल करना है, ठीक है, ताकि एनुअल में आप पास हो सके, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं आपसे। चैप्टर 4 देखो यहाँ पे चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण है, क्या है, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है कि x² + bx + c इक्वल क्या है 0। लेकिन पेपर में आने के बावजूद बताइए नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना, पेपर में आने इतना पढ़ने के पश्चात भी आप पेपर में नहीं लिख पा रहे हैं, अधिकतम नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है x² + bx + c इक्वल 0। और दूसरी बात क्या है कि a कभी भी क्या नहीं हो सकता है 0 के बराबर, यानी a डज नॉट इक्वल क्या है 0। अगर a 0 हो जाएगा सोचो तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर द्विघात कहाँ बच रहा था, तो रैखिक दिखने लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि, ठीक है, दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, फैक्टर मेथड है ये, ठीक ना, और एक है फॉर्मूला विधि, यानी तुम्हारे पास मेथड है यानी सूत्र विधि, ठीक ना, सूत्र विधि, ठीक। गुणनखंड में वो वाला करते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला तो जो करते हैं ना वो है, ठीक ना, और सूत्र विधि में तुम्हारे पास ये है, धाराचार के द्वारा दिया गया है, धाराचार का सूत्र है ये, ठीक ना, श्री धाराचार के नाम से चलता है ये, ठीक, ये है -b + -√b² माइनस 4 रेशियो कौन क्या हो गया तुम्हारे पास 2a, x इक्वल -b + -√b² माइनस 4 रेशियो कौन क्या होगा 2a। इस फार्मूले में रख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, अच्छा इसमें आता है विलुप्तकरण, जिसका फॉर्मूला तो इतना आसान है कि d बराबर क्या होता है b² - सोचो ये नहीं लिख पाते हैं, d बराबर b² - 4ac नहीं लिख पाते, 4 ऑप्शन में दे देता है घुमा के तो बैठ जाते हैं, गलत सलत लिख के आते हैं फिर, ठीक ना, कहीं b³ लिखेंगे, कहीं कुछ लिखेंगे, कहीं कुछ लिखेंगे। अभी प्री-बोर्ड के पेपर में पूरा कचरा करके रख दिए थे। इसमें से प्रकृति ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं प्रकृति। अगर आपके पास क्या d का मान 0 हो जाता है, अगर d का मान क्या होता है 0, तो मूल क्या होते हैं, मूल बराबर, बराबर मतलब समान, मूल बराबर व वास्तविक या मूल वास्तविक का क्या होते हैं समान होते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या लिखोगे, अगर d का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है मूल वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल के, वास्तविक वह क्या होते हैं समान होते हैं, समान होते हैं, ये केस है। अगर d का मान क्या होता है 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है b² माइनस, यानी d का मान अगर विलुप्तकर मान 0 निकल के आया तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं समान। दूसरा केस, अगर d का मान ऋणात्मक निकल के आया, ऋणात्मक का मतलब d क्या हो गया छोटा हो गया और 0 क्या हो गया बड़ा, देखो जिधर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस दिख रहा है तो मूल काल्पनिक होते हैं, क्या होते हैं मूल काल्पनिक होते हैं। और अगर आपके पास d का मान क्या आ गया, तीसरा केस, अगर d का मान धनात्मक मान आ रहा है मतलब d बड़ा हो गया और 0 क्या है छोटा, तो इसका मतलब क्या होता है मूल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। वास्तविक होंगे क्या होगा वास्तविक व असमान, ठीक। और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2, मूल मतलब x का मान, ये क्या होता है अल्फा और ये क्या होता है बीटा, और ये भी पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है c/a। और द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र ये है, मैं द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूँ ना, बनाने का सूत्र ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0, इससे बनेगा, ठीक, इससे बनता है द्विघात समीकरण, ठीक। और बहुपद के लिए तुमको बताया था चैप्टर 2 में कि क्या बनता है, ठीक है। तो ये सारी डेटा आपके पास होना चाहिए। अब देखो अगर d का मान 0 हो जाता है तो ले जाके यहाँ रख के चेक करके आपको क्या मिलता है, अगर तुम यहाँ पे ले जाके रखोगे, देखो अगर इसको इसमें ट्रांसफर कर रहे हो, सॉरी इसमें, ठीक है,
मूल बराबर होने पर डी का मान अगर तुम यहाँ पे देखो, डी का मान अगर 0 हो गया, अगर डी का मान 0 है तो इसका मतलब मूल क्या, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर, ठीक, वास्तविक भी होंगे बराबर भी होंगे। तो डी का मान अगर तुम यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको अगर आप इधर लाओ तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ac। इसीलिए जब मूल बराबर हो जाते हैं ना तो एक फॉर्मूला काम करने लगता है, b स्क्वायर बराबर 4ac। b स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ac के। और फिर ये सवाल अपन यूज भी करते हैं, ठीक, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। सवाल आता है, ठीक है, 4.3 में है, 2 क्वेश्चन है k का मान निकालने के लिए, ठीक है, वो दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पेपर में पूछता है, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई जरूर पेपर में आएगा ही आएगा। अब ये पूरा डेटा आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए, A to Z। एग्जाम्पल नंबर 2, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये 2 नंबर के लिए बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर कितना है, +1 इक्वल 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करना है और ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन करता है द्विघात, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा ना, पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो समीकरण दे देगा। आप एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट करिए और 4.1 का पहला क्वेश्चन जितना भी है उतना सब कंप्लीट करके रखिए, ठीक ना। उससे पेपर में आना ही आना है, पूछेगा ही कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उससे कंफर्म करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। ये क्या हुआ, पहले के बाद फिर दूसरे के बाद, अब दिमाग लगाओ, पहले के बाद फिर दूसरे के बाद -2b मतलब 2 दूनी 4 और ये कितना हुआ x, ये 4 ही लिखा है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, धन का 1 है तो 1 और कितना हुआ 2x माइनस कितना हुआ 3। चाहे तो आप बता दीजिएगा अपने लेवल में, है ना। a माइनस बी का आप लगाएं होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका मतलब है पहले के बाद दूसरे बार और माइनस का क्या होगा 2ab, ठीक है। अब देखो ये कितना है x स्क्वायर, ये कितना है -4x, 4 और 1 मिलकर कितना हुआ 5, बराबर की धरा है तो माइनस का 2x, ये धरा के धन का कितना हुआ 3, ठीक है ना, ऋण से धन हो जाएगा। अब थोड़ी सी जोड़ कर डालो, पहले के बार ये x स्क्वायर है, 2 और 4 मिलकर ऋण का कितना हुआ 6x, 5 और 3 मिलकर कितना हुआ 8, बराबर कितना हुआ 0, ठीक है। क्या लिखोगे, यह समीकरण, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है, आता है। यह द्विघात समीकरण है, आता है क्या है, द्विघात समीकरण। एक पेपर में पूछता है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपको ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भी पड़ता है, बिना लिखे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। देखिए जितना भी, अब उतना दिन तो टाइम नहीं बचा है, ठीक ना, पर जितना भी टाइम है, ठीक है, जितना भी टाइम है, ठीक है, आप कंप्लीट करिए उतने में। आप पूछिए, आइए अपने क्वेश्चंस को लेके आइए और पूछिए और उन्हीं सवालों को लगाइए जो आपको बता दिया गया है, टिक करवा दिया गया है। एक दूसरे से देख के टिक कर लीजिए, जो मैंने टिक करवाया है उन्हीं सवालों को खूब लगाओ, ठीक ना। उसके अतिरिक्त भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है कुछ लगाने के लिए तो बिल्कुल है, लगाना ही है, ठीक है, लगा लीजिए आप, ठीक है। पर जितना बताएं कम से कम उतना बनना ही चाहिए, किसी भी हालत में बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप स्कूल आकर तो पूछिए, ठीक ना, अपने क्वेश्चन लेके आइए और पूछिए कंटिन्यू, और लिखने का प्रयास जरूर करिए कि आप लिख लिया करिए हर हाल पे, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो समझेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आपको ही होनी है, इसलिए विशेषता पता होना चाहिए। इस सवाल को हल करने का तरीका यही है और मैंने बता भी रखा है। ठीक, इसी का दूसरा भी बता देता हूँ, क्या है, x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 फिर x प्लस 2 x माइनस 2। देखो इधर देखना है, सवाल ये अच्छा है काफी। जिसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे कितना हो गया x, धन का क्या है 8। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिखने लगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो पहले वाले को वर्क कर दो और दूसरे वर्क करो तो 2 दूनी 4। फॉर्मूला बताओ आप क्या आपने यूज किया, ए प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और ए माइनस बी है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर बचा क्या, एक्स प्लस 8 और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल 0। इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये कितना हुआ एक्स प्लस कितना हुआ 12 इक्वल 0। इसको डिफरेंस बंद करो, ठीक है। अब देखो यहाँ, ठीक है, ये लिख सकते हो यह समीकरण, ठीक है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्या स्क्वायर दिख रहा है तुमको कहीं पे, 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। आता है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, किस तरह से। इसके बाद था तुम्हारे पास क्या, विविक्तकर, ठीक है, 2 नंबर के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा पूछेगा। इसी तरह एक सवाल है आपके पास, प्रश्नावली में जाइए लगा के रखिए, नहीं बन रहा है तो पूछिए, ठीक है। स्कूल आते हो जितने टाइम मिले उतने टाइम आके पूछ के जाओ, ठीक है, क्योंकि पहले आपको अपना देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में बैक लगाएंगे ना तो दिक्कत होगी आपको ही। और सूत्रों को कई बार लिख लिया करो, ठीक है, अगर भूले जा रहा है तो लिख लिया करो, हल करते समय लिख लिया करो। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, ठीक, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आइए आप एग्जांपल नंबर 7 में आइए, एग्जांपल नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन सेम बनाएगा ना, ध्यान रखना, विविधता के लिए बोलेगा वो स्पष्ट लिखता है ना कि क्या ज्ञात करना है, बताइए क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल 0, ठीक है। अब देखो विविधता का एक क्वेश्चन जरूर आएगा ना, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है। अब देखो देख सकते हो क्या, यहाँ a बराबर कितना हुआ 2, गुणांक लेना है, b बराबर कितना हुआ -4 और c इक्वल कितना हुआ 3। सूत्र बुलाइए, विविधता ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बुलाना पड़ेगा। सूत्र क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बराबर b का मान कितना है -4 लिखिए, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। d बराबर कितना हुआ 16 ऋण 4 दूनी 8 8 3 24, यानी d का मान कितना आ गया ऋण का 8। और अगर d का मान देखो, d का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब क्या है, मूल क्या है काल्पनिक, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः मूल क्या है, मूल काल्पनिक है, क्या है काल्पनिक, बस, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अतः दोनों मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक ना, दोनों मूल क्या नहीं है, वास्तविक, और वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। ऐसे तो याद करना है। ऐसे एक एग्जांपल नंबर कहाँ पे रखा है, 9 में है, ठीक है। बताओ क्या दिया समीकरण, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 1/2 इक्वल 0, ठीक है, 1/3 है, 1/3। यहाँ बताओ a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है 1/3, ठीक है। देखो बुलाओ सूत्र को निकाल लो, लिखकर d बराबर कितना हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब d बराबर कितना हुआ b का मान कितना है माइनस का 2 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3, c का मान कितना 1/3, तो इसमें क्या हुआ कैंसिल, यानी आपके पास क्या हुआ d बराबर कितना हुआ माइनस का कितना हुआ, देखो -2 पे जब वर्ग करोगे कितना हो जाएगा प्लस का 4 होगा, ठीक ना। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ध्यान रखना है ना। तो 2 दूनी 4 ऋण और 4 एकम कितना बचा 4, यानी आपके पास कितना कह रहा है d बराबर कितना हुआ 0। d1 का मान अगर शून्य आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है, और d का मान शून्य आने से ये कंफर्म है कि इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो लास्ट में भी आप क्या लिखोगे, अतः मूल क्या है, मूल वास्तविक व क्या है, वास्तविक व समान है, ठीक है, देख लेना, ठीक। ये था बन जाएगा, बाकी पेपर में कोई से भी दे दे क्वेश्चन, ठीक है। अब कभी कभी ट्रैपिंग करने का काम करता, मैं अपने से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास दिया है, आपसे कंफ्यूज करवाएगा और आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। इसका वो चाहेगा एग्जामिनर, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा दे दिया, बराबर के उधर रख दिया, तो अगर कभी भी बराबर के उधर रख रहा तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इधर लेके आना है। तो ये आप पहले इधर लाएंगे, ठीक, ऐसे,
और उसके बराबर में आपको 0 दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद आप ए बी सी निकालेंगे। पता है कुछ लोग ऐसे लिख लेंगे ए बी और सी सीधे लिख लेंगे कितना 5। अगर आप डायरेक्ट में लिख रहे हो तो अगर बराबर के उधर है तो इधर वाले लेके आने के समय आपको माइनस लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, ए बराबर कितना हुआ 4, बी बराबर ऋण का 3 और सी बराबर कितना हुआ ऋण का 5। सूत्र बुलाओ। सूत्र क्या है तुम्हारे पास, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, और डी बराबर कितना, बी का मान कितना है ऋण का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 4 और सी मान कितना है माइनस का 5, तो ये -5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से कितना हुआ, टी बराबर 3 का वर्ग करेंगे ऋण 3 का वर्ग 9। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 4 16 16 5 80, ठीक है। 16 5 20 ना हुआ है, गुणा करना है, 80 और 9 कितना हुआ 89। मूल क्या है, देखो ये धनात्मक आ गया ना, तो मूल वास्तविक और क्या है असमान, वास्तविक और क्या निकल गया असमान। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको इक्वेशन भी चेंज करके देगा तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एबीसी का मान निकालिए, ले जाकर सूत्र में रख दीजिए, आ जाना चाहिए आपका, ठीक। क्लियर हुआ। इसी का एक और है, ठीक है। आप चलिए 4.3 पे, 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स हाँ प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। देखो पहले बता रखा है इस सवाल में कि मूल बराबर है तो आपको के का क्या निकालना है मान, ठीक है। एक गलतियां करते हैं इसकी वजह से दिखाने आ रहा हूँ ना कि क्या चलेगा करना है यहाँ पे। देखो यहाँ ए बराबर कितना है 2, बी बराबर के और सी बराबर कितना है 3, ठीक है। देखो सूत्र बुलाओ, क्योंकि पहले बता रखा है कि मूल दोनों क्या है बराबर। अब मूल बराबर होने की स्थिति में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 4ac, ठीक। डी का मान शून्य हो जाएगा, डी का मान शून्य होगा तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac काम करेगा, ठीक। तो इसका मतलब बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना हुआ तुम्हारे पास 2 और सी का मान 3, यानी क्या कह रहा है के स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4 दूनी 8 8 कितना हुआ 24। अब आप वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस सहित क्या लगाएंगे रूट 24। अब 24 जब आप लिखे तो प्लस माइनस, अब देखो यहाँ बाहर का तो रूट कितना का है मेरे पास 6, क्योंकि जब 2 अंदर जाएगा 2 दूनी 4 और 4 है 24, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक। इसमें एक आपके पास और है सेकंड नंबर, इसका बताओ क्या दिया है x minus 2 plus 6 इक्वल 0। अब देखो पहले ध्यान से देखना इधर, ठीक। पहले आप इसको थोड़ी सॉल्व करो, गुणा करके कितना हो जाएगा कि x का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2kx और प्लस का 6 इक्वल 0। यहाँ a बराबर कितना है k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर कितना हुआ 6। थोड़ी साफ सुथरा लिखना है, बुलाओ सूत्र, क्योंकि दोनों में क्या है बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, क्योंकि सॉरी ये बी स्क्वायर इक्वल क्या है तुम्हारे पास 4ac, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली आप सूत्र यूज करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान रखिए, जब आप मान रखोगे, देखो क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ना इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड पर पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान रखना है, ठीक। अब बी का मान कितना पास माइनस का 2k होल स्क्वायर इक्वल सी का मान 4, ए का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है 6, जिसका पहले बार करें 2 दूनी 4 और के का स्क्वायर और ये कितना हुआ आपके पास 4k और प्लस कितना हुआ 6। अब आप पहले इसको इधर लेके आइए, कुछ गलत हुआ है सॉरी डियर, ये 4 है 24, ये 24 के है, गुणा करना था मैंने जोड़ दिया था। अब देखो इसको डायरेक्टली मत काटना, ठीक ना, आप लोग डायरेक्टली काटने लगते हो क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया है, घात में 2 आ गया, इसका मतलब घात में 2 आ गया तो 2 मूल चाहिए हमको, ठीक ना। आप खुद बताए ना कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो जब द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो फिर आप एक क्यों निकालते हो, आप फटाक से काटते हो, 6 कम ये 4 का 4 4 6 24 और ये सी ये कैंसिल और तुरंत आप देखिए ये लीजिए, ठीक। कहाँ डबल मूल आपका, डबल मूल गया कहाँ, फिर आपका सिंगल मूल ले आए आप, ठीक। यही तो होता है ब्रेक। इसको आप ऐसे करेंगे 2 का वर्ग 4 और ये के का स्क्वायर और 4 से 24 मतलब ये कितना हुआ 24 के, तो इसका मतलब ये हुआ 4 के स्क्वायर, इसको इधर लाओ
24 के इक्वल कितना हुआ 0। हम इसको इधर लेके आए हैं। अब ये कहाँ से देखो, दिमाग लगाओ थोड़ी से, 4 और के यहाँ से कॉमन होगा, ठीक है, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0। ठीक, दिमाग लगाओ, 4 के स्क्वायर 4 से कितना हुआ 24। अब इसका मतलब ये दो भाग में टूटेगा, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, ऐसे 4 के इक्वल 0 ये, तो यानी k बराबर आपके पास क्या, ये बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा क्या k माइनस 6 इक्वल 0, यानी k बराबर कितना हो गया 6। अब देखो ये जो द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण के दो मूल हुए, तो लास्ट में नीचे लिख लेना क्या आता है, k बराबर 0 है और कितना है, ये दो आंसर द्विघात समीकरण के दो ही मूल निकलेंगे। इसीलिए स्पेशली इस पेपर में ये वाला क्वेश्चन 3 या 4 नंबर पे रखा था, शायद कितने नंबर पे रखा, 2 नंबर में पूछा था ना ये क्वेश्चन, इसीलिए पूछा था, ठीक है। और अगर आप गलती करेंगे एक मूल निकालेंगे तो एक नंबर खत्म, ठीक, यही था इसमें और कुछ नहीं।